अब ये मैं हर मैन्युफैक्चरर से कह रहा हूँ जिनकी मैं गाड़ियाँ रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी में एडास लेवल 2 या एडास दे रहे हैं तो अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया यहाँ से, एक तो कोई इजी कंट्रोल दे दिए कि मेरे को सेटिंग में ना जाना पड़े गाड़ी चलाते चलाते बार बार ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये जब याद आता है जब ये गाड़ी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करती है। तो ऑलरेडी मैंने कर्व पेट्रोल चलाई थी फॉर द रेफरेंस। सस्पेंशन वगैरह मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा, मतलब 19-20। आप देख रहे हैं मोटरिंग डेली और मैं चला रहा हूँ टाटा कर्व ईवी। इस वीडियो में मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ आपको, पिछले 4-5 दिनों का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहने वाला है, सारी चीज़ें बताऊँगा डिटेल में। तो अगर आप ये गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं या आपको इस गाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए ऑनेस्ट अनबायस्ड होकर, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत हल्ला मचा रहता है ईवी ये वो, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट फैक्ट बताऊँगा, ट्रुथ बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है। एंड अगर आप पहली बार रहते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कार्स एंड मोटरसाइकिल्स के कंटेंट लेकर आता हूँ। ये समीरफिकेशन ही चैनल है, बस मैंने नाम मोटरिंग डेली कर दिया है, तो जो पुराने भाई कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज ना होना, अब से ये मोटरिंग डेली ही है। एंड आगे भी लाइक ऐसा ही रहेगा, कॉन्टेंट सेम ही रहेगा, बस नाम बदला है, कंटेंट नहीं बदला है या मेरा काम नहीं बदला है। वैसे तो मैंने टाटा कर्व EV 55 किलोवाट का रेंज टेस्ट करा हुआ है, वो वीडियो आप अलग से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी समरी दे देता हूँ। मैंने दिल्ली से जयपुर करा था एंड वापस दिल्ली जो है वो मैं आया था सिर्फ रेंज टेस्ट करने के लिए कि गाड़ी कितना रेंज दे रही है हाईवे पे 5 लोगों के लोड के साथ। तो इसने मेरे को दिया था 310 किलोमीटर और 7% बैटरी लेफ्ट थी। मैं ये कह रहा हूँ 7% अगर आप कंज्यूम कर देंगे तो 350 किलोमीटर तक दे देगी, डिपेंड करता है लाइक आपने कैसे चलाई है गाड़ी। मेरे रेंज टेस्ट के अकॉर्डिंग ये 350 किलोमीटर की रेंज देगी। अगर आप थोड़ा सिटी में और ज़्यादा चलाएंगे तो ये 380 भी हो सकता है, और बहुत ही अच्छे से चलाएंगे तो 400 भी टच कर सकती है, बट वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होगा जो कि शायद 100 में से 10 बार होगा आपके साथ। और दूसरी चीज़ कि गाड़ी चार्ज करने का कैसा रहता है, कितने पैसे लगते हैं। तो मेरे केस में क्या है कि मैं फास्ट चार्जर जो होते हैं, DC फास्ट चार्जर जो लगे हुए रहते हैं चार्जिंग स्टेशन, वहीं गाड़ी चार्ज कर पाता हूँ, क्योंकि घर पे मेरे पॉसिबल नहीं है गाड़ी चार्ज करना। तो वहाँ पे जो है वो पैसे ज़्यादा लगते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख लेना, मैं बिल अटैच कर रहा हूँ कि एक बार मैंने दिल्ली में चार्ज करी थी एंड वापस मैंने जयपुर में चार्ज करी थी दिल्ली आने के लिए, दोनों ही का मैं बिल अटैच कर रहा हूँ। एक बार 96% तक करी थी और एक बार 99% तक करी थी। तो EV चलाना तभी सस्ती पड़ती है जब आप उसको अपने घर पर चार्ज करेंगे, अपने जो घर की इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको कंज्यूम करेंगे, कॉज यूनिट भी सस्ता होता है एंड आपको ईजी भी रहता है काफ़ी। तो कैसी चलती है देखिए, अभी तो ये इको मोड में है, और अगर मैं इसको स्पोर्ट मोड करा तो सेम उतना ही एक्सेलरेटर पे इसने मेरे को पुश बैक दे दिया। तो परफॉर्मेंस तो देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मिलेगी ही मिलेगी, 167 PS के अराउंड ये बनाती है एंड 250 न्यूटन मीटर कुछ टॉर्क था, मैं भूल रहा हूँ टॉर्क फिगर्स, नंबर्स पे नहीं जाते हैं। फील कैसा होता है, अच्छा होता है, लाइक पावरफुल गाड़ी लगती है ये आपको। इनिशियली एकदम ही पंच जो है वो देती है आपको, और अगर आप स्पोर्ट मोड में डाल के पूरा एक्सेलरेट कर देंगे तो हाँ लाइक अच्छा फील कराएगी आपको, परफॉर्मेंस अच्छी है गाड़ी की। आई मीन बाकी 360 डिग्री कैमरा वगैरह है कि फीचर वगैरह तो सारे दिए हैं टाटा मोटर्स ने। तो क्या कुछ चीज़ें कैसी दिखती हैं एंड कैसी काम करती हैं, थोड़ा उसके ऊपर मैं हाईलाइट डालूंगा, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 4 दिनों से चला रहा हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ऑन रोड 22 लाख रुपए की गाड़ी है ये, एंड ये इसका 55 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट है। तो मुझे ऐसा लगा अंदर से कि नेक्सॉन ही है, अगर आपको नहीं पता है तो पता है तो अच्छी बात है। मैं बीच वाली लेन में आ जाता हूँ, किसी को ओवरटेक करना होगा तो उसके लिए जगह रहे, आप भी ऐसा ही करा करें, क्योंकि अंदर से नेक्सॉन है तो पैनल फिट एंड फिनिश सारी चीज़ें सेम ही है। मैं नेक्सॉन ओनर हूँ, 2020 पेट्रोल नेक्सॉन है मेरे पास। ये जो प्लास्टिक है स्पेशली डैशबोर्ड वाला और डोर पैड वाला, इसको थोड़ा चेंज कर सकते थे और अच्छी क्वालिटी का दे सकते थे, क्योंकि वो फील जो है वो 22 लाख रुपए वाला नहीं आता है। क्योंकि मेरे पास भी नेक्सॉन है, उसमें भी सेम लेवल का प्लास्टिक है, और क्या कहते हैं 22 लाख रुपए ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा की गाड़ी है ये, इसमें भी सेम लेवल का प्लास्टिक आप लोग दे रहे हैं। स्टीयरिंग जो है वो अपने आप घूमेगा, क्योंकि ये टर्न फिर ऐसा नहीं आएगा, तो ये अपने आप जो है कंट्रोल हो रही है। मैं बस एक्सीलेटर पर पैर रखा हूँ एंड चाहूँ तो क्रूज़ कंट्रोल भी लगा सकता हूँ। बस साइड पे एक नियो आ रही है, उसको ना डरा देखे। ये देखिए खुद टर्न ले लिया इसने, बस मैं हाथ रख देता हूँ ताकि इसको ये लगे कि हाँ मैं हूँ बैठा हुआ। खुद टर्न लिया इसने, आप देख रहे हैं, ठीक है।
तो ये काम करता है। थोड़ा सा ना एकदम से ही मोड़ रहा है, जैसे अभी मैं वरना चलाया था सेम जगह पे वो टेस्ट करी है मैंने, इसलिए बेटर बता सकता हूँ मैं आपको। उसका स्मूथ ऑपरेशन था, इसका ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तो ये चीज़ है उसमें, ये था, समझ रहे हैं आप, वो नेचुरल ज़्यादा था, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल वाला फील दे रहा है। आप छोड़ नहीं सकते इसको कि चलो यार ये एक तो उसको लगेगा कि यार क्या कर रहा है, ये वो वाली चीज़ है। बाकी तो ठीक है। 80 पे मैंने क्रूज़ लगा दिया है, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और क्या कहते हैं लेन कीपर असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, पूरा इसका जो एडास लेवल 2 है वो अभी वर्किंग है एंड ऑन है। एंड इसी के साथ मैं बात भी करता रहूँगा एंड टेस्ट भी हो जाएगा, ऑन कैमरा दिखता भी रहेगा। बस ये बीच बीच में वार्न करता है कि आप स्टीयरिंग पकड़ लें साहब, नहीं तो दिक्कत होगी। तो मैं ये बता रहा था कि पैनल वगैरह जो है वो फिट एंड फिनिश वगैरह है, इसको थोड़ा और ये अच्छा डिज़र्व करती थी टाटा का। अगर कोई 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऑन रोड 24-24.5 लाख रुपए दे रहा है, तो चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, इनफैक्ट उसके साथ भी सेम ही केस है। मैं पकड़ ही लेता हूँ, नहीं तो ये बीप बीप करता रहेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि स्टेबल है गाड़ी, अच्छी चलती है, राइड क्वालिटी अच्छी है, सस्पेंशन ऐसे रोड पे अच्छे हैं जहाँ हल्का फुल्का भी जॉल्ट होता है, जहाँ हल्का फुल्का गड्ढा होता है तो वो बॉडी में ट्रांसलेट होता है, एकदम स्मूथ ऑपरेशन नहीं है। तो इसमें 18 इंचेस के व्हील्स आते हैं एंड काइंड लो प्रोफाइल टायर है, मतलब कम्प्लीटली लो भी नहीं है। जिसमें 17 इंचेस के व्हील आते हैं वो शायद मेरे को लग रहा है और अच्छी चलती होगी कंपेयर टू दिस 18 इंचेस व्हील वाली गाड़ी। बाकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं पब्लिक रोड पे क्या है आपको परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाऊं, बट एक क्विकली जो है वो मैं पहले क्रूज़ ऑफ कर दूं और एक जो है वो मैं क्विकली आपको रन करके दिखा देता हूं कि लाइक कैसा है। अभी जैसे हम हैं 60 पे, ज़्यादा नहीं 60 से 120 करेंगे कॉज वो लिमिट है, बीच में आ जाते हैं थोड़ा, कॉज दिख जाएगा ना नीचे क्या है। मैं रेंज ज़्यादा ड्रॉप नहीं करना चाह रहा हूँ, नहीं तो मुझे फिर चार्ज करनी पड़ेगी एंड उसके लिए मेरे को थोड़ा दिक्कत है, बिकॉज मैं घर पे चार्ज नहीं करता हूँ तो पब्लिक चार्जर पे ही जाना पड़ता है बार बार। हाँ 61 पे हम, एंड जैसे ही मैं पंजा दबाऊँगा ना एकदम ही पीछे फेंकती है ये और एकदम प्लेन वाली आवाज़ आ रही है। 125 चली गई थी इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। इस पर्टिकुलर यूनिट में एक दिक्कत है कि जब गाड़ी सीधी चल रही है तो स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा है। अब क्योंकि ये प्रेस कार्स होती हैं, मल्टीपल हाथों में चलती हैं, मे बी कुछ तो हुआ हो स्टीयरिंग के साथ, एक्सीडेंट हुआ हो तो उन्होंने सही से परफेक्टली अलाइन नहीं करा है। जैसे अभी गाड़ी सीधी है तो जब मैं स्टीयरिंग सीधा करूँगा तो गाड़ी देखिए राइट लेन में जा रही है, ये आ गई राइट लेन में, है ना। अब तो राइट पे कोई ध्यान नहीं, देख के कराया मैंने। और जब गाड़ी सीधी चल रही है तो स्टीयरिंग थोड़ा यूँ है। ये हल्का सा प्रॉब्लम है इनकी गाड़ियों में, कॉज मैंने और भी रिव्यूज़ में देखा है, लोगों ने रिपोर्ट करा है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है इसका, और अगर ऐसे आई ही है ये फैक्ट्री के साथ तब तो फिर ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा क्यों है, कॉज ये बहुत ही आउट है। लाइक ये है तो जिनको OCD है कि यार हर चीज़ सीधी सीधी क्यों नहीं है, उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे को भी है ये, लाइक मेरे को भी रहता है। अभी तो मेरे को आदत हो गई चलाते चलाते, बट मेरी होती तो मैं एकदम एट द फर्स्ट मोमेंट ले जाता, भाई इसको ठीक करो, मैं ऐसे नहीं चलाऊँगा गाड़ी। बाकी टेक वगैरह की बात कर लेते हैं। ये बहुत परफेक्ट तरीके से काम करता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस से मज़ा आ जाता है। आवाज़ बहुत अच्छी है, इन्होंने क्या कहते हैं JBL का सिस्टम लगा कर दे रखा है, तो ऑडियो आउटपुट अच्छा है। चाहे आप 30 पे सुने चाहे 15 पे सुने, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, क्रिस्प आती है आवाज़। और पैनोरामिक सनरूफ है। फीचर वगैरह मैं आपको नहीं बताऊंगा, गाड़ी को आए हुए टाइम हो गया, यू नो इट ऑलरेडी कि क्या कहते हैं क्या क्या आता है गाड़ी में। लेकिन हाँ वर्किंग की थोड़ी सी बात कर लेंगे तो चलने वलने में सब कुछ बढ़िया है। अब ये मैं हर मैन्युफैक्चरर से कह रहा हूँ जिनकी मैं गाड़ियाँ रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आप गाड़ी में ADAS लेवल 2 या ADAS दे रहे हैं तो अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया यहाँ से, एक तो कोई इजी कंट्रोल दे दिए कि मेरे को सेटिंग में ना जाना पड़े गाड़ी चलाते चलाते बार बार ऑफ करने के लिए, क्योंकि ये जब याद आता है जब ये गाड़ी ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग अप्लाई करती है तो मेरे को सेटिंग में जाके ड्राइवर असिस्टेंस में जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर ये यहाँ से कई बार ऑफ नहीं होता है, अब बोल रहा है सिस्टम कैन नॉट बी अपडेटेड, तो मेरे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी, फिर ये करना पड़ेगा। तो ऐसा दे दो, या तो कोई फिजिकल कंट्रोल दे दो, या तो आप ऐसा कर दो कि जब तक मैं इसको मैनुअली नहीं खोलूँ ये खुले ना, बंद रहे। ये मेरे को नहीं चाहिए अभी ये, जैसे कि ये सबसे बहुत ख़तरनाक फीचर है, स्पेशली जब आप दिल्ली में चल रहे हो, एकदम ही सडन ब्रेक करता है एंड पीछे वाला डर जाता है क्या हो गया, कई बार वो आपकी गाड़ी में भी ठोक सकता है। ये मैंने वरना के रिव्यू में भी बोला था। ये सारी ADAS वाली जो भी गाड़ियाँ चला रहा हूँ मैं,
इसमें थैंकफुली ज़्यादा अच्छा कैलिब्रेटेड है जो ये है आपका फ्रंट कोलिजन वार्निंग प्लस ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग। जो कर्व पेट्रोल आई थी मेरे पास वो अचानक ही ब्रेक मार दे रही थी चलते चलते, एंड वो पीछे वाला ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो उतर के गाली देते हैं मुझे, ये वाली बात हो गई थी, बट कंट्रोल हो गई सिचुएशन। तो वो ऐसी थी, बस कुछ नहीं, कोई थोड़ा दूर है क्रॉस कर रहा है, वो अपनी आदत होती है कि यार हमें पता है वो निकल जाएगा, लेकिन गाड़ी को ये है कि यार रोक क्यों नहीं रहा है। सिस्टम में ऐसा वो करा हुआ है, फीड करा हुआ है कि ब्रेक लगाना है, या कोई हल्की लेन ऑक्यूपाई करके चल रहा है, आपको पता है आपके पास जगह है, बट वो ब्रेक लगा देगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी मेरे को लगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो मेरे जैसा आदमी एडास वाली गाड़ी नहीं खरीदेगा, आप लोअर वेरिएंट ले लें इससे, और बाकी उसमें सारे फीचर आते हैं एडास के अलावा। ये एम्पावर्ड प्लस ए है, आप एम्पावर्ड प्लस ख़रीद लीजिए अगर आपको ये नहीं चाहिए, और चाहिए तो फिर इतना आपको टैकल करना पड़ेगा ये सब चीज़ आपको, ठीक है। अब क्या रह गया बात करने को, एडास काम करता है, बातें हो गई एडास की। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है, ओनली क्रूज़ कंट्रोल आप नहीं चला सकते हैं, अगर आपको चलाना है तो आपको एडेप्टिव के साथ ही चलाना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। बाकी इसके अंदर यूट्यूब भी है, तो अगर आप यूट्यूब वाले हैं तो यूट्यूब देख सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए नहीं चलेगा ये, यहाँ पे को इसको इंटरनेट देना पड़ेगा। एंड बाकी और भी फीचर हैं, अलेक्सा वलेक्सा। मैं ज़्यादा टेक में नहीं जाता हूँ, ना ही मेरे को ऐसा गाड़ियों में मेरे को ऐसा है कि यार मेरे को सब कुछ चाहिए, बेसिक मैप चल जाए एंड गाने चल जाए, इसके अलावा मैं जाता ही नहीं हूँ किसी चीज़ों में। विजिबिलिटी की बात करते हैं। विजिबिलिटी देखिए मिरर से अच्छी है, IRVM से कुछ खास नहीं है क्योंकि पीछे का ग्लास ऐसे स्लांटेड है, बट हाँ दिखता है क्या आ रहा है, वाइपर वगैरह भी नहीं आता है पीछे, कॉज इस तरीके से डिज़ाइन है गाड़ी। बट हाँ पता चल जाएगा आपको, तीनों ही मेरे को अभी तीनों ही लेन दिख रही है, अभी मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहा हूँ तो, लेकिन गंदी है तो मैं उसको साफ नहीं कर सकता। मिरर से अच्छा दिखता है। तो ये जो है ये इनकी सारी गाड़ियों में है, सेफ्टी है 5 स्टार, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ ब्लाइंड स्पॉट बनता है राइट पे, इसमें थैंकफुली उतना नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है मेरी नेक्सॉन में बहुत बनता है, तो एक ये चीज़ है। बाकी क्या बताना है यार मेरे को, सीट कंफर्ट अच्छा है यार, वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, बढ़िया है, अपना बैठ जाओ, ऑन कर दो और चलते रहो मज़े से। AC वगैरह की बात करें तो वो अच्छा काम करता है, अगर आप सडनली गाड़ी में बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा, कॉज एकदम ही कूलिंग नहीं देता है। वंस यू स्टार्ट मूविंग धीरे धीरे कंप्रेसर अपना स्पीड पे आता है जब, तो सही हो जाता है, फिर कैबिन ठंडा हो जाता है। लेकिन हाँ बढ़िया है, और भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने, उनके लिहाज से बढ़िया है। एक और बहुत अच्छी चीज़ ये कि अभी तो जैसे सनरूफ खुला हुआ है, एक बार मैं शेड बंद करता हूँ तो धूप नहीं आती है अंदर, जो उसका लाइनर है उसमें से, तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये देख रहे हैं, ये बहुत पतला नहीं दिया इन्होंने, अनलाइक सम मैन्युफैक्चरर्स, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। पीछे का थोड़ा सा स्पेस का लगा मुझे, वो मैं आपको पीछे चल कर ही दिखाता हूँ। बाकी मैं आपको जल्दी से इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने जिस तरीके से इसको डिज़ाइन करा है तो अच्छा खासा बूट स्पेस निकल कर आ जाता है। इलेक्ट्रिक टेल गेट आता है, इतने पैसे में ये बनता भी है। 500 लीटर का बूट स्पेस, और क्या कहते हैं, ये है जो उसका चार्जर है 15 एम्पेयर का, जो है वो सॉकेट आपके घर में लग जाएगा, जिससे आपके सारे होम अप्लाइंसेस चलते हैं। बट ये है कि ये 20 घंटे में चार्ज करेगा आपकी गाड़ी। ये देखिए, ये स्लो चार्जर है, अगर आप 7.3 किलोवाट वाला यूज़ करेंगे तब जाके जो है वो ओवरनाइट चार्ज करेगा। एंड मैंने तो बाहर ही चार्ज करी है DC फास्ट चार्जर पे, वो वाला ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ मैं आपको, ये वाले करे नहीं मैंने, घर पे जो चार्ज करते हैं बेसिकली। बाकी पीछे का हेडरूम जो मैं कह रहा था कि आपको बता देता हूँ, वो भी देख लेते हैं किस तरीके से रहने वाला है। ये दोस्तों ने मेलेडी गिरा रखी है, हम गए थे साथ में जो ट्रिप करी थी बेसिकली। तो हेडरूम में ये कह रहा था कि अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास हो और आप थोड़े हेल्दी फिजिक के हो तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ना ऐसे इन्होंने कर तो रखा है, ऐसे कर्व कर रखा है यहाँ पे भी, लेकिन थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा और स्पेस होता है, मैं थोड़ा और आगे पीछे कर लेता, वो वाली बात है। तो पीछे के स्पेस में थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे टाटा, बस वही है कि डिज़ाइन इस तरीके से करा इन लोगों ने, ऑलरेडी नेक्सॉन ही है तो उसी को क्या कहते हैं मॉडिफाई करके इन्होंने कर्व बनाया है, तो ये रहने वाली है जी।